गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अध्याय 6 जिसका शीर्षक है वंशागति का आणविक सिद्धांत या रासायनिक सिद्धांत। इस शीर्षक के 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए की संरचना क्या है। डीएनए के विवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वंशानुक्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो डीएनए के माध्यम से जाते हैं। ये हमने उन 2 वीडियो में प्रूफ कर दिया था, या वैज्ञानिकों के द्वारा ये चीज प्रूफ हो गई थी कि डीएनए ही वो तत्व है जो जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचते हैं। अब देख लेते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है और डीएनए किस उससे बना हुआ होता है। चलिए, डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। क्या होता है डीएनए? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। ठीक है, ये तो सीधा सा समझ लिया। अब इसमें समझना है कि इसकी डीएनए की जो लंबाई है वो लंबाई कैसे बनती है, या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें पहले समझ लीजिए कि ये 2 पॉलीमर यानी कि 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब इसमें प्रत्येक चीज को जब हम बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो उनके शब्दों पर ध्यान देना होता है। तो इसमें दो का मतलब हो गया संख्या है, संख्या का मतलब 2 का मतलब 2 ही होगा यहां पे। ठीक है, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, यानी कि 2 श्रृंखलाएं जो हैं 2 श्रृंखलाओं से ये डीएनए बनता है। लेकिन उन 2 श्रृंखलाओं में होगा क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस श्रृंखला में होते हैं। यानी कि एक श्रृंखला में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होते हैं और उसके ठीक दूसरी श्रृंखला में हमने आपको बताया कि 2 श्रृंखलाओं के माध्यम से ये डीएनए बना होता है। तो ये जो डीएनए है इसमें एक जो श्रृंखला होती है उसी के जस्ट, यानी कि जैसे आप शीशे में देखें उस श्रृंखला को तो जैसी वो दिखाई देगी वैसी ही श्रृंखला ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई एक श्रृंखला होती है। और इस श्रृंखला से इन 2 श्रृंखलाओं से डीएनए का निर्माण होता है और इन्हीं श्रृंखलाओं में कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के लक्षणों की विवरण मिलता है। चलिए, तो यहां आप लोगों ने समझ लिया कि डीएनए की जो संरचना है वो 2 यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनती है। और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में जो ये कहा जा रहा है पॉली न्यूक्लियोटाइड, तो पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे। इस श्रृंखला में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब हां, यहां आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड 2 ये शब्द हैं जो बार बार आते हैं और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं। चलिए, यहां हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है और दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं। देख लीजिए, पहले देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड जिसे हम बोल रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजनी क्षार होती है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है तथा पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज आप जानते हैं, प्राथमिक, डाई, ट्राई, पेंट्रा, ये क्या होते हैं, कार्बन के बॉन्ड होते हैं। तो ये जो पेंटोज शर्करा है, इस पेंटोज शर्करा में क्या होता है, 5 कार्बन पाए जाते हैं और 5 कार्बन से बनी हुई ये जो श्रृंखला है इन 2 चीजों से, नाइट्रोजनी क्षार
और पेंटोज शर्करा से जो चीज बनती है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और इसके जो पेंटोज शर्करा होती है इस क्षार में प्राइमरी कार्बन पर अटैच होता है। यानी कि पेंटोज शर्करा का, जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये हम 5 गिन रहे हैं, तो 5 में से जो प्राइमरी कार्बन होगा, जिसे हम प्राइमरी कार्बन के रूप में जानते हैं, वहां पर क्या होता है? ये क्षार अटैच होती है, उससे क्षार इसमें अटैच होती है। जब केवल इतनी सी ही चीज होती है तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार होती है और उसके साथ में पेंटोज शर्करा होती है। नाइट्रोजनी क्षार होती है और पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा के साथ फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है, यानी कि PO4 भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। जब PO4 भी इसमें जुड़ जाता है तब इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देनी होती है कि पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन पर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, PO4। PO4 क्या करता है? ये 5वें कार्बन पे अटैच होता है। तो अभी आपने क्या जाना कि जब प्राइमरी कार्बन पे क्या अटैच होता है? नाइट्रोजनी क्षार। इस पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षार होती है और 5वें कार्बन पर, यानी कि 5वें कार्बन पर क्या होता है? फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, यानी कि क्या? PO4 अटैच होता है। जब PO4 अटैच होता है तो इस PO4 के अटैच होने के पश्चात ही इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डीएनए में क्या होता है? 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, यानी कि पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड तो आपको समझने पड़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। जब हम यही नहीं जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तब हम कैसे समझेंगे? तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार होती है, पेंटोज शर्करा होती है और फास्फेट ग्रुप होता है, यानी कि PO4 होता है। इस PO4 और पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार के माध्यम से जो संरचना बनती है, इस संरचना को ही हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यदि आपने एक भी चीज यहां पर छोड़ दी तो निश्चित तौर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। और बहुत सारी बार न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में अंतर भी पूछ लिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो भी पूछ लिया जाता है। और बड़े क्वेश्चन में भी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाने के लिए दे दी जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या होती है उसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे बनता है और किन किन आधारों पर बनता है। इसको अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उस विस्तार से पढ़ने से पहले आप लोगों को यह समझ लेना होगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजनी क्षार और दूसरी पेंटोज शर्करा। लेकिन यहां पेंटोज शर्करा के साथ यह भी ध्यान रखिए कि इसमें जब इसका जो क्षार होता है वो पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है और जब इसमें क्या हो जाता है PO4 और जुड़ जाता है, जब फास्फेट ग्रुप भी इसमें जुड़ जाता है और फास्फेट ग्रुप पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से अटैच होता है और जब ये 5वें कार्बन से अटैच हो जाता है तब इस संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड सॉरी। न्यूक्लियोसाइड तो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 नाइट्रोजनी क्षार, नंबर 2 पेंटोज शर्करा और नंबर 3 फास्फेट ग्रुप। जब ये तीनों जुड़ते हैं तब इसको क्या कहते हैं? और ये जुड़ते कहां पे हैं?
देख लीजिए, पेंटोज शर्करा है यानी कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का जो पहला कार्बन है, जो प्राइमरी कार्बन है, उस पर क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनी क्षार जुड़ती है। और जो फास्फेट ग्रुप होता है PO4, वो नाइट्रोजन के 5वें कार्बन पर जुड़ता है, 5वें कार्बन पर। तो यानी कि 2 कार्बन यहां पर व्यस्त हो गए। अब क्या है? 3 कार्बन अभी भी बचे हुए हैं। उन 3 कार्बनों का क्या होता है, उसमें कैसे कैसे संरचनाएं जुड़ती हैं, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनी क्षार होती है वो कौन कौन सी होती हैं, और इसमें उनका नाम क्या दिया जाता है और किन आधारों पर उनको बांटा जाता है। पहले तो देख लीजिए, नाइट्रोजनी क्षार को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 ग्रुपों में बांटा जाता है, जिसको पहले को कहा जाता है प्यूरीन और दूसरे को कहा जाता है पिरामिडीन। ठीक है। नंबर 1 जो विभाजन होता है नाइट्रोजन क्षार का, वो होता है एक तो प्यूरीन, एक ग्रुप होता है प्यूरीन ग्रुप और दूसरा होता है पिरामिडीन ग्रुप। प्यूरीन ग्रुप और पिरामिडीन ग्रुप में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आते हैं पहले ग्रुप की तरफ कि ये प्यूरीन ग्रुप है क्या। प्यूरीन ग्रुप में 2 चीजें होती हैं, 2 नाइट्रोजनी क्षार होती हैं। हमने आपको बताया कि प्यूरीन क्या है? ग्रुप है। पिरामिडीन क्या है? ग्रुप है। तो इन ग्रुप में जब ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब होता है संगठन, संगठन का मतलब होता है 2-3 चीजें मिलती हैं तब वो बनती हैं। तो प्यूरीन ग्रुप में कौन कौन सी नाइट्रोजनी क्षार होती हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले जो नाइट्रोजनी क्षार होती है प्यूरीन ग्रुप में, उसको कहते हैं एडेनिन। क्या कहते हैं? एडेनिन। दूसरी जो प्यूरीन क्षार होती है उसको कहते हैं गुआनीन। क्या कहते हैं? गुआनीन। एडेनिन को ए से बनाते हैं और गुआनीन को जी से बनाते हैं। और ये जो संरचना होती है ये 2 चक्रीय होती है। ये बहुत याद रखने लायक होती है कि ये 2 चक्रीय होती है। और पिरामिडीन, पिरामिडीन क्या है? पिरामिडीन में 3 होते हैं। अभी यहां पे हमने आपको 2 बताए थे, लेकिन पिरामिडीन जो ग्रुप होता है उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? साइटोसिन, पहली आती है साइटोसिन। इसको डिनोट किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं इसको। और दूसरी कौन सी होती है? थाइमीन। थाइमीन इसे क्या करते हैं? इसे टी से डिनोट करते हैं। तो अमूमन आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 4 ही प्रकार की क्षार पाई जाती हैं, लेकिन नहीं, नाइट्रोजनी क्षार का एक रूप और होता है जिसे थाइमीन के साथ में लगाया है। मतलब जब थाइमीन अनुपस्थित होता है तब थाइमीन की जगह यूरेसिल लगता है। तो इसका जो अगला ग्रुप है, जो अगला तत्व है उसको कहते हैं यूरेसिल। यानी कि पिरामिडीन ग्रुप के जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, थाइमीन को टी से डिनोट करते हैं और यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। अब जब ये नई संरचना आपके सामने आ गई, ये नई चीज आ गई, तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि ये कहां कहां होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए की संरचना पढ़ रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजनी क्षार चूंकि बढ़ गई है इसलिए आपको यही समझा देते हैं। अगर इसको यहां छोड़ेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए किताबों में ये आगे मिलता है, लेकिन मुझे लगता है इसको यही समझा देना चाहिए। जब हम डीएनए की संरचना पढ़ते हैं, जब हम डीएनए, चूंकि हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए पढ़ रहे हैं, तो हमें यहां यूरेसिल बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब हम नाइट्रोजनी क्षार बता रहे हैं तो हमें 5 नाइट्रोजनी क्षार बतानी पड़ेंगी। और आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार होती हैं। कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। ये 4 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षार होती हैं, जबकि
दूसरी जो संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए, यानी कि प्रारंभिक जो आनुवांशिक सूत्र था या सबसे पहला आनुवांशिक सूत्र था या संरचना थी जिससे आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते थे, ये हमने आपको दूसरे वीडियो में विस्तार से समझाया है, तो यहां उसको नहीं ज्यादा ले जाएंगे। उसमें हम 4 प्रकार की वहां पर भी नाइट्रोजनी क्षार होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है। क्या होता है, यहां थाइमिन नहीं होता है। जब डीएनए और आरएनए का अंतर आपको बताना होगा, तब आपको बताना होगा कि यहां पर नाइट्रोजनी जो क्षार होती है, तो डीएनए में कौन कौन सी होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होती है, जबकि आरएनए में कौन कौन सी होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कौन सी होती है, यूरेसिल। थाइमिन की जगह यहां पर नाइट्रोजनी क्षार एक बदल जाती है जिसको कहा जाता है यूरेसिल। चलिए, ये तो आपने देख लिया। अब देख लेते हैं कि जो पेंटोज शर्करा है, ये पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन होते हैं। ये तो आपको हमने बता दिया कि पेंटोज का नाम इसीलिए पेंटोज रखा गया कि इसमें कितनी होती हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन पेंटोज शर्कराएं होती कितनी हैं, ये अभी आप लोगों ने नहीं जाना। तो दूसरा हमारा क्या है इसका तत्व, न्यूक्लियोटाइड का। पहला तत्व हमने नाइट्रोजनी क्षार देख लिया, दूसरा तत्व क्या है, पेंटोज शर्करा। क्या है, पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन पाए जाते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन 5 कार्बन में भी क्या होता है, 2 प्रकार की होती है ये शर्करा। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कहां पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। और दूसरी जगह तो देखिए, एक अंतर डीएनए और आरएनए में कहां आ गया था, नाइट्रोजनी क्षार पे आ गया था, थाइमिन और यूरेसिल का। लेकिन दूसरा अंतर कहां आ रहा है, ये पेंटोज शर्करा पर आ रहा है। पेंटोज शर्करा में डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जिसमें इसका विभाजन किया गया है। ये आप लोग समझ लीजिए, आपको याद होना चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं होता है तो कई बार आप क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको कई बार बताया, जब आप आसान क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप कठिन क्वेश्चन सही भी कर लें, तब भी आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जब तक आप आसान क्वेश्चन पूरे तरीके से सही ना करें, तब तक कठिन क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। आसान क्वेश्चन यदि आपने पूरे सही कर लिए हैं, कठिन क्वेश्चन आपसे गलत भी हो गए हैं, तब भी आप 75 से 80% तक अंक पा जाएंगे। लेकिन अगर आपने आसान क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, एक आध दो कठिन क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तब आपके अंक 50 से 60% के बीच में आएंगे और आपको लगेगा ये क्या हो गया, इतने अच्छे क्वेश्चन में सही कर रहा हूं, इतने आसान क्वेश्चन में गलत कर रहा हूं। तो एक एक चीज क्लियर करते हुए चलिए यहां देख लेते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सीधा सा है कि पेंटोज शर्करा है तो 5 कार्बन होंगे। अब जब 5 कार्बन होंगे तो सेकंड कार्बन पर क्या होता है, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है राइबोज शर्करा में। क्या होता है, राइबोज शर्करा में सेकंड कार्बन पर, वहां हमने आपको कार्बन कौन कौन से बता दिए थे, पहला बता दिया था, 5वां बता दिया था, अभी छूट कौन कौन से रहे थे। इसलिए यहां देख लीजिए, तीसरा जो कार्बन है उस तीसरे कार्बन पर क्या होता, जो हमने आपको पहला बता दिया था और 5वां बता दिया था, अब कौन सा आ गया है, दूसरा आ गया है। तो दूसरे कार्बन पे क्या हो रहा है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, किसमें, राइबोज शर्करा में, जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में
ये हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है। अब जब हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है तो हमने आपको पहले बताया था दूसरे और तीसरे पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तीसरे पर तो जुड़ा है, लेकिन दूसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी जगह राइबोज शर्करा में तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में ये नहीं जुड़ा है और इसकी जगह क्या हो रहा है, इसकी जगह हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप इसमें अटैच हो जा रहा है। इसीलिए इस शर्करा को दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सी, एक राइबोज शर्करा और दूसरी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। केवल इतना सा अंतर है कि ऑक्सी राइबोज जो शर्करा है उस राइबोज शर्करा में सेकंड जो कार्बन है उस पर क्या जुड़ा हुआ रहता है, उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में ये नहीं होता है और इसकी जगह क्या जुड़ा हुआ होता है, इसमें हाइड्रोजन अटैच होता है या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो आप इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए, अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको दिक्कत आएगी। तो पहला हमने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनी क्षार हमने आपको बता दी। नाइट्रोजनी क्षार के पश्चात हमने क्या बताया, अब आपको पेंटोज शर्करा भी बता दी हमने आपको कि पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है। अब पेंटोज शर्करा से सीधा चलते हैं हम फास्फेट ग्रुप की तरफ। फास्फेट ग्रुप PO4 हमने आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझा दिया है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो हमने समझाया है उसमें आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के, फिर से समझ लीजिए, फिर से आप एक बार देख लीजिए, इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी कंफ्यूजन आएगा वहीं से आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। नहीं आया समझ में? चलिए, हमने आपको बताया था कि जो श्रृंखला बन रही है, किसकी श्रृंखला बन रही है, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन रही है। दो पॉली न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, उस न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है, उस न्यूक्लियोटाइड के जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, पहले न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के तीसरे कार्बन से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। अभी हमने आपको क्या बताया था, एक तो हमने आपको बताया था कि पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होता है, ये नाइट्रोजनी क्षार जुड़ी हुई होती है, और पेंटोज शर्करा के पांचवें उससे क्या अटैच होता है, पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन से क्या अटैच होता है, बताइए जल्दी बताइए। पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन से अटैच होता है फास्फेट ग्रुप PO4, जो जुड़ा होता है वो पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है। अब पहला हो गया और पांचवा हो गया। दूसरे से हमने आपको बताया कि डीऑक्सी और राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या अंतर होता है, वहां पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब आया तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन से क्या होता है, तीसरे कार्बन से पहले न्यूक्लियोटाइड, पहला जो न्यूक्लियोटाइड शर्करा का जो तीसरा कार्बन है, उस तीसरे कार्बन से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। यानी कि श्रृंखला कैसी चल रही है, ऐसे चल रही है। तो ये जो पेंटोज शर्करा है, इस पेंटोज शर्करा का जो ये तीसरा वाला है, तीसरे वाले से ये दूसरा बॉन्ड जो जुड़ा होगा वो ऐसे जुड़ा हुआ होगा, और क्या करेगा, ये
जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब ये कैसे जुड़ता है, ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, ये जो दो श्रृंखलाएं होती हैं, ये कैसे दिखाई देती हैं और कैसे आपस में जुड़ती हैं, बताइए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं होगा तो ये कैसे जुड़ेंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ये जुड़ती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हम देखते हैं कि एडिनिन जो नाइट्रोजनी क्षार है या एडिनिन जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड से कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है? थाइमिन जुड़ता है। डीएनए में कौन सा जुड़ता है? थाइमिन जुड़ता है। जबकि आरएनए में कौन जुड़ता है? यूरेसिल जुड़ता है। तो इस एडिनिन के साथ जब थाइमिन जुड़ेगा तब इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर एडिनिन और थाइमिन को जोड़ते हैं। इससे 2 श्रृंखलाएं बनती हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। तो पहली न्यूक्लियोटाइड की तो श्रृंखला बनती चली आ रही है, दूसरी भी न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला बनेगी तो ये जुड़ती चली जाएगी। एडिनिन काहे से जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा। और गुआनिन काहे से जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। या साइटोसिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा। और थाइमिन किससे जुड़ेगा? एडिनिन से जुड़ेगा। इनके जुड़ने की सीधी सी श्रृंखलाएं बनती चली जाएंगी। इसी जुड़ाव के माध्यम से ये श्रृंखलाएं हजारों में बनती चली जाती हैं, जिससे क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। तो यहां हम लोगों ने जान लिया कि जब एडिनिन और थाइमिन जुड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन जब गुआनिन और साइटोसिन जुड़ते हैं या साइटोसिन और गुआनिन जुड़ते हैं तब ये इसमें क्या होता है? इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ते हैं। तो एडिनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। थाइमिन और एडिनिन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। लेकिन जब गुआनिन और साइटोसिन जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। और साइटोसिन और गुआनिन जब जुड़ेंगे तब भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब आप लोग पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे। डीएनए में चूंकि नाइट्रोजन क्षार में थाइमिन होता है तो ये थाइमिन जुड़ेगा। जबकि आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। यूरेसिल होता है तब वहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाएगा। लेकिन वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ही ये जुड़ेंगे। इतनी चीज आप लोग समझ लीजिए। आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। यहां चूंकि कई बार डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है इंटर लेवल पर, और नीट की परीक्षा में भी डीएनए और आरएनए का अंतर पूछ लिया जाता है। बोर्ड परीक्षा में लिखवाया जाता है, जबकि यहां ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है। तो इसमें आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। यदि आपकी एक एक चीज क्लियर नहीं होगी तो आप समस्या में फंस सकते हैं। तो आज हम लोग डीएनए की संरचना पढ़ रहे थे, डीएनए की संरचना देख रहे थे। अब डीएनए की संरचना को किस तरीके से वाटसन और क्रिक्स ने बताया, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर एक साथ हो जाती हैं तो आपको उतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए वीडियो का साइज छोटा कर रहे हैं, कम अपना समझा रहे हैं। यदि हम 1.5 घंटे लगातार समझा देंगे, 1 घंटे लगातार समझा देंगे तो आप कुछ देर तो समझते चले जाएंगे, लेकिन फिर कुछ चीजें छोड़ देंगे। और वो चीजें जैसे छूटेंगी आपके अंदर गैप होता चला जाएगा। और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वो गैप के लंबे लंबे गड्ढे आपको दिखाई देंगे और आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहां मेरा मतलब, मेरा अर्थ आपका सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, जबकि आपके ज्ञान को बढ़ाना है। अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा तभी आप हमसे जुड़ेंगे। चलिए, यहां हम अब आता है आपका क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आरएनए और डीएनए में कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी पेंटोज शर्कराएं पाई जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि आरएनए और डीएनए में किन नाइट्रोजनी क्षारों का अंतर होता है। तीसरा क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। चौथा क्वेश्चन है
एडिनिन और गुआनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं? इनको कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य बताइएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और हमें आपका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। अगर किन्हीं छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आपके मित्र के तरीके से पूरी चीजें एक एक करके क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। और यदि आपको हमारा पढ़ाने की स्टाइल, हमारा मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए। आज का टॉपिक यहीं तक। कल वाटसन और क्रिक्स के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।